वेलकम टू स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। साथियों, स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, जैसा कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होना प्रस्तावित हुआ है। तो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए हम आपको गणित पेपर सेकंड से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गणित की प्रैक्टिस। ठीक है, पहले प्रश्न से। चलिए, पहला प्रश्न क्या हमारे पास दिया हुआ है, देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है। ये कहता है कि यदि क्वेश्चन में कहता है यदि a की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2013 की पावर 2 प्लस 2013 प्लस उसके साथ में क्या है 2014, यानी a के साथ में अंडर रूट लिया हुआ और उसमें अंदर लिखा हुआ कितना 2013 का स्क्वायर है, प्लस फिर 2013 लिखा हुआ है, प्लस फिर 2014 लिखा हुआ है। ठीक है, तब a का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। जैसे ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, ये सभी क्वेश्चन सीटेट के पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपको सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास रिटिन में है कि a का वैल्यू कितना अंडर द रूट में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे कि 2013 का पावर 2। ठीक है, अच्छा, प्लस फिर क्या लिखा हुआ है 2013 और फिर ये जो 2014 लिखा हुआ है इसको आप 2013 प्लस 1 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए 2013 प्लस 1 में कन्वर्ट कर दीजिए। अब एक 2013 यहाँ पर है, एक 2013 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे हम इसको लिख लेंगे कि 2013 की पावर 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2013, ऐसे लिखा जाएगा इसको, प्लस और 1। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर हुआ करता है वो होता है a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ कर दें तो ये क्या बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ a। कहाँ a का रोल कौन प्ले कर रहा है, a का रोल हो गया 2013 लिख देंगे, a के लिए 2013 प्लस b के लिए 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2014 की पावर 2। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बनेगा 2014। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका फाइनल आंसर बन जाता है। तो आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया आपका राइट आंसर। तो डी इज योर राइट आंसर, 2014 बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप सभी को कि इस प्रकार से क्वेश्चन ये आता है। क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसलिए हमने इस मतलब प्रैक्टिस सेट पे इसको रखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो उसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि संख्याएं दिखा रखी हैं -11/20, अगली है 7/-15, अगली है 17/-30 और अगली है -3/10। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम की बात कर रहा है, में किस प्रकार से लिखी जाती हैं। देखो अगर हम सॉल्यूशन करते हैं इसको, तो इसमें सबसे पहले देखें इनके, अगर हम क्या देखें इनके, जैसे कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इन सभी के डिनोमिनेटर की बात करें, इन सभी के डिनोमिनेटर की बात करें, हर की बात करें, तो इस अंश बटे हर में कोई भिन्न लिखी होती है, तो हम इन सभी के हर का क्या लेते हैं LCM ले लेते हैं। क्या लेते हैं LCM लेते हैं। किस किस का लेंगे, देखो LCM लेंगे तो किसका लेंगे 20 का लेंगे, 15 का लेंगे, ठीक है, उसके बाद 30 का लेंगे, ठीक है, और उसके बाद 10 का लेंगे। तो इनका जो LCM आ जाएगा, यानी LCM जो आ जाएगा, इनका LCM हो जाता है 60 LCM हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली संख्या 11/20 जो लिखी हुई है, इसका अगर हम डिनोमिनेटर सेम करना चाहें तो इसमें ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इन सभी का हमें डिनोमिनेटर 60 बनाना है, तो ऊपर हो जाएगा -33/60। ठीक है, अगली बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो भिन्न है हमारे पास वो कितना है 7/15 दिखा रखा है। ये -15 है,
7/-15, इसको -7/15 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करें, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दें, 4/4 कर दें तो ये बन जाएगा 7 चौक 28 माइनस का 28/60। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगला जो हमारे पास फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो है 17/-30, यानी माइनस का 17/, इसको 30 लिख दें ऐसे, इसमें लगा दें 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, तो ये हो गया माइनस का 34/60 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा है माइनस का 3/10 लिखा हुआ है। इसमें भी अगर आप 6 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का 18 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ। अब क्योंकि हमें क्या कहा है, हमें कहा है गया कि आप इसका क्या बताइए, अवरोही क्रम बताइए। क्या बताइए, अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम में सबसे पहले क्या आएगा, 18/60 माइनस का आएगा। उसके बाद देखें तो माइनस का 28 क्या आएगा, 60 आएगा। उसके बाद देखें तो माइनस का 33/60 आएगा। उसके बाद देखें तो माइनस का 34/60 आएगा। ये है अवरोही क्रम। ठीक है, तो दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में अगर लिखा जाता है तो ये माइनस का 18/60, यानी जो माइनस का 18/60 ये वैल्यू है जो बनी है, वो किससे बनी है, -3/10 से बनी है। तो -3/10, ठीक है, ऐसे इक्वल टू ग्रेटर में तो कितना, ये -28/60 किससे बना, ये रहा -28/60 बना, किससे बना, -7/15 या 7/-15 से बना हुआ है। तो ये हमारा वैल्यू यहाँ आ जाएगा, फ्री ग्रेटर में लगा देंगे। ठीक है, आगे वैल्यू देखें तो -33/60 कहाँ पर है, ये रहा -33/60, और ये बना हुआ है 11/-20 से, तो माइनस का 11/20 आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फ्री ग्रेटर लगा देंगे। आगे बचा -34/60, यानी ये जो -34/60 हुआ ये बना है माइनस का 17/30 से, तो ये या 17/-30 लिख दीजिए इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन चुका है। और आंसर अगर आप देखें तो आंसर जो है किसको फॉलो कर रहा है, आंसर बी पार्ट को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ आप देख लीजिएगा कि बी पार्ट आपका जो है वो राइट आंसर बन जाता है। क्योंकि बात अवरोही क्रम की थी तो हमने इसको अवरोही क्रम में लिख दिया, हमारा आंसर बन गया बी पार्ट। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक संख्या दिखा रखी है 8290300000। संख्या है कितनी, संख्या हमारी ये दिखा रखी है 8290300000। 3 के बाद 4 जीरो को मानक रूप में k × 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो k + n का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। यानी कि इसको अगर k × 10⁻n के रूप में लिखा जाए दी गई संख्या को, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 के बाद अगर पॉइंट लें, 8 पॉइंट लगा दें ऐसे, 8 पॉइंट करके हम 2, ठीक है, 9 और 0 और 3 लिख के मल्टीप्लाई विद 10⁸ लिख दें यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो k का वैल्यू कौन बन जाएगा, 8.2903 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, 8.2903 बन जाएगा। और n का वैल्यू क्या बन जाएगा, n का वैल्यू बन जाएगा 8। ठीक है, तो k + n की बात कर रहा है, k + n निकालिए ने 8.2903 में आप 8 क्या कर दें, ऐड कर दें, जोड़ दें इसमें, तो 8 8 कितना बन गया, 16 बन गया। यानी कि k + n का आंसर आ गया 16.2903। ये बन गया आपका k + n का आंसर, और ये आपका फाइनल आंसर बन गया k + n 16.2903। तो ये चला जाता है आपके कहाँ चला है, बी पार्ट के अंदर चला जाएगा। तो बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। ऐसे हम किसी को भी यानी k × 10⁻n के रूप में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसे इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप ऐसे इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बना के उसमें n और k को इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये 2 अभाज्य संख्याएं जिसमें x और y की बात कर रहे हैं, जहाँ पर x बड़ा है y से। ऐसा कहा गया कि x बड़ा है y से का लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम कितना LCM की बात कर रहा है, 161 है।
161 हमारे पास में, यानी कि जो 161 है वो क्या है, LCM दिखा रखा है हमारे पास में। चलिए सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहेगा। देखो अगर हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा XY है वो कितना है, 161 है, 161, ठीक है। अगर 161 के फैक्टर करें तो कितना, 23 सत्ते 161 होता है, ठीक है। जहाँ पर ये बता रखा है कि x बड़ा होना चाहिए y से, x बड़ा होगा y से, तो यहाँ पे x की वैल्यू बन जाएगी 23 और y की वैल्यू बन जाएगी 7। यहाँ तक बात बन जाएगी। तब हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो 3y माइनस का x फाइंड करना है, 3y माइनस x फाइंड करना है। तो 3 में y मतलब 7 की मल्टीप्लाई करें, माइनस x मतलब 23 घटा दें तो 7 के 21 होता है। 21 में से अगर आप 23 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे और माइनस के 2 बचेंगे, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा, माइनस का 2 चला जाएगा बी पार्ट के साथ में, बी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। समझ को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन CTET के पेपर में आए हुए हैं। CTET मैथ्स पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं। ये जो क्लास आपको दी जा रही है CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए दी जा रही है। आने वाले एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होना प्रस्तावित हुआ है उसके लिए हम क्लास दे रहे हैं CTET के मैथ्स पेपर 2 के। ये क्वेश्चन भी जितने आपको हम कराएंगे वो सभी CTET मैथ्स पेपर 2 के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये कहता है किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना, 1440 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए क्या होगी, ठीक है। चलिएगा देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा हमारे पास में। देखिए बहुभुज के अंतः कोणों का जो योगफल होता है, ठीक है, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल की बात कर रहे हैं। तो बहुभुज के जो अंतः कोण की बात कर रहा है, अंतः कोणों का जो योगफल हो जाएगा, अंतः कोणों का जो योगफल होगा उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है 2n माइनस का 4, 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90। n जो है यहाँ पर भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। n क्या है, भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर पहले दिखा रखा है कि योगफल दिया हुआ है 1440, ये योगफल दिखा रखा है, ठीक है। इट मीन्स 2n माइनस 4 और मल्टीप्लाई बाई 90 हो जाएगा। 90 को आप उधर ले जाएं तो 1440 डिवाइड बाई 90 हो जाता है, इज इक्वल टू 2n माइनस 4 हो जाएगा। और 0 से 0 काट दीजिए तो 9 से 16 बार कट जाता है। इसका मतलब 16 बराबर हो गया 2n माइनस 4। इट मीन्स अगर हम 2n की बात करें तो 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया। n की वैल्यू निकालें तो 20/2, यानी n का वैल्यू आ गया कितना, आ गया n का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास में जो भुजाओं की संख्या आ गई, जो भुजाओं की जो हमने संख्या निकाल दी, तो भुजाओं की संख्या बराबर कितनी आ गई, 10 आ गई। यानी n जो है वो हमें 10 प्राप्त हो गया है, 10 प्राप्त हो गया। इसका मतलब हमारा जो C आंसर है एक राइट आंसर बन जाता है। C इज़ योर राइट आंसर बन जाएगा। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए शॉर्ट ट्रिक में इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। और इस फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90, बहुभुज के अंतः कोणों के योगफल की बात कर रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था, ठीक है। महिलाओं की जो संख्या थी वो सदस्यों का कितने प्रतिशत था, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। बैठक में कुल सदस्यों में जो महिलाओं की संख्या थी, जो क्या थी, इट मीन्स महिलाओं की संख्या जो थी, महिलाओं की जो हमारे पास संख्या थी वो कितनी थी, वो दिखा रखी है। कितनी थी भाई, 4/25 थी, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि बैठक में जो बैठक हुई है उस बैठक में जो कुल सदस्य थे, कुल
जो हमारे पास सदस्य थे, कुल सदस्यों की जो संख्या हमारे पास हुई, सदस्यों की जो संख्या हमारे पास हो गई, उसे हमने मान लिया कि वो हमारे पास 100 थी। कितनी थी? 100। तब महिलाओं की संख्या कितनी थी? ठीक है, महिलाओं की संख्या यानी कुल हमारे पास में महिलाओं की संख्या उस समय सदस्यों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत थी। तो प्रतिशत निकालना है हमारे पास में सदस्यों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत, यानी महिलाओं की जो संख्या हमारे पास में है, महिलाओं की जो संख्या हुई, उस केस में महिलाओं की जो हमारे पास संख्या हो जाएगी, कब हो जाएगी? जब हमारे पास में जो सदस्य थे, यानी सदस्यों की कुल संख्या का, कुल हमारे पास संख्या का अगर हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत निकाल रहे हैं, तब उस समय हमारा आंसर क्या बनेगा? कभी 4/25 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। तो 25 चौका 100 होता है और 4 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 16% महिलाएं उस समय प्रेजेंट थी। ठीक है, तो यह सदस्यों कितने प्रतिशत थी? तो महिलाओं की जो संख्या थी सदस्यों का कितने प्रतिशत थी? 16% थी। कितनी थी? 16%। 16% के हिसाब से आंसर बन गया सी पार्ट। सी इज योर राइट आंसर बन जाता है। आंसर बन गया 16%। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले ₹500 में बेची जाती थी? पहले ₹500 में बेची जाती थी। देखिए, सामान की अगर पुरानी कीमत की बात करें, जो भी सामान हमारे पास था, सामान की अगर पुरानी कीमत की हम बात कर रहे हैं, जो पुरानी कीमत सामान की थी वो कितनी थी हमारे पास? भाई 500 रुपये थी। रुपीज़ कितना थी? 500 थी। पुरानी कीमत की बात करें। अब क्या हुआ कि उसने कितने प्रश्न के अनुसार अगर दुकान में अपनी कीमतों में 10% की कमी की, कमी कितनी कर दी? दुकान में कीमतों में कमी कितनी हो गई? 10% की कमी हो गई। ठीक है, अब सामान के जो नया मूल्य बनेगा, नए मूल्य में कितनी कमी आ गई? तो नए मूल्य में कमी कितनी आ गई? नए मूल्य में जो कमी आ गई वो कितनी आ गई? देखो, हम अगर 500 रुपये की बात कर रहे हैं तो 500 का 10% हम निकाल दें। 10% 10/100 कर दीजिए। 10 पंजे 500 हो गया, यानी कि 50 रुपये की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई? 50 रुपये की कमी आ गई। तो सामान जो भी हमारे पास सामान अब मिलेगा, तो सामान का जो नया मूल्य निर्धारित किया जाएगा, नया मूल्य जो निर्धारित किया जाएगा वो क्या बन जाएगा? भाई 500 रुपये तो पहले था, अब 50 रुपये उसमें से कम हो गया, तो कितने रुपीज़ बन गया? अब रुपीज़ बन गया 450 रुपये। अब सामान का नया मूल्य क्या बन गया? 450 रुपये बन जाएगा। तो 450 आपका आंसर बन जाता है और आंसर आपका सी पार्ट के साथ चला जाएगा। 450 आपका राइट आंसर बन जाता है। समझ गए होंगे? ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं ये CTET मैथ पेपर 2 के क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में पूछे गए, इसलिए आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंडों में से यथासंभव चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम होना चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता होगी? प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए, अगर हम 72 के यानी कि अगर हम ये कहें कि हम 72 के गुणनखंड करते हैं, ठीक है, 72 के 72 के अगर हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड कह लीजिए, ठीक है, या फैक्टर कह लीजिए, फैक्टर एक ही बात होगा, फैक्टर करते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं? देखो, एक में 72 गुना कर दे तो भी 72 बनेगा। ठीक है, 36 दूनी 2 गुना 36 भी 72 होता है। ठीक है, आगे देंगे तो 3 गुना 24 भी 72 इन 72 ही होता है। आगे देखते हैं तो 4 गुना 18 भी 72 होता है। ठीक है, आगे देखो 6 गुना 12 भी 72 होता है और 8 गुना 9 भी 72 होता है। ठीक है, आखिर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में गुणनखंड हो गए, फैक्टर जो बन गए वो क्या क्या बने? भाई 1 भी है, 2 भी है, ठीक है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ठीक है, 8 भी है, 9 भी बना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 12 भी बना।
ठीक है, 18 भी बना, 24 भी बना, ठीक है, 36 भी बना और 72 भी बना, ठीक है। इस प्रकार से कुल संख्या कितनी आ गई, कुल गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, तो हमारे पास कुल गुणनखंड की जो संख्या आ गई, कितनी आ गई, गिन लीजिए सबको, काउंटिंग करेंगे तो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 संख्या बन गई। आ गई बात। 11 से कम गुणनखंड की संख्या, अब क्योंकि हम इससे 11 से कम की बात करें, 11 से जो कम गुणनखंड हैं, ध्यान से देखिएगा, 11 से जो कम गुणनखंड हैं, ठीक, की संख्या कितनी है, गिनिएगा। 11 से कम कितने हैं, 11 से कम कितने हैं, काउंटिंग करें, 11 से कम कितने, अगर 11 से कम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ही हैं ऐसे, समझ, ठीक। अगर किसकी प्रायिकता निकालनी हो तो इसकी प्रायिकता यानी कि अभिष्ट अगर प्रायिकता हमें निकालनी हो, अभिष्ट प्रायिकता अगर हमें निकालनी हो तो फॉर्मूला NCR वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, NCR वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है ये NCR का फॉर्मूला, NCR बराबर होता है कितना, फैक्टोरियल n, ये साइन फैक्टोरियल का होता है, ऐसे लगा नीचे पॉइंट लगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और मल्टीप्लाई में n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पर। और इसमें एक और बता दें कि अगर NC1 बन जाता है, NCR में NC1 क्या होता है, वो n ही होता है, NC1 जो होता है वो n ही होता है। फॉर्मूला क्या बना कि अभिष्ट प्रायिकता की हमें क्या करना है कि भाई 11 से कम को देखना है, 11 से कम वाली बात यानी कि हमें क्या है 7C1 अपॉन कितने सारे, इट मीन्स 12C1, 12 में से देखना है तो 7C1 का मतलब 7 ही तो हैं, 12C1 का मतलब कितना, 12 ही तो हैं। फॉर्मूला बन गया सीधा सीधा 7/12, कितना बन गया, 7/12 बन गया, और 7/12 सी पार्ट में चला गया, तो सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। तो सी इज़ योर राइट आंसर, 7/12 अभिष्ट प्रायिकता होगी उसकी। क्लियर हो, अभिष्ट प्रायिकता हमारे पास में 7 क्या होगी, अभिष्ट प्रायिकता बन जाएगी 7/12 बन जाएगी, अभिष्ट प्रायिकता आंसर बन गया आपका। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है तो छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि क्यूब रूट ऑफ कितना 500 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 16 का मान बताइए। आसान सा क्वेश्चन था कि भाई जब ये क्यूब रूट में लिखे हुए हैं तो इसको एक कंबाइंड क्यूब रूट का नाम दे दीजिए, क्यूब रूट 500 गुना 16 ऐसे कर दीजिए, हो गया 500 गुना 16, ठीक है। अच्छा 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। तो कितना बन गया जी, क्यूब रूट के साथ में 80 के साथ में कितनी आ गई, 2 जीरो और आ गई। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट के साथ में इसको 8 गुना 1000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट के साथ में 8 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कहते हैं, और इसको 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर क्यूब रूट से बाहर निकाला गया तो 2 का तो क्यूब रूट निकल के बाहर आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 में तो 1, 3 में से 1 कॉमन लेना, 10 में से 10 के 3 मल्टीप्लाई में से 1 कॉमन लेना, ये क्यूब रूट होता है। तो सीधे सीधा आंसर 20 आ गया था, यही क्वेश्चन का आंसर था, और बी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया था। ये छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले लिख देते हैं यहाँ पर, इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में पूछा गया, ठीक है। क्या कहता है, यदि x का एक पूर्णांक है तब x प्लस 1 की पावर 4 है माइनस x माइनस 1 की पावर 4 सदैव ही निम्न से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, दिए हुए हैं कि 6 से होगा, 8 से होगा, 9 से होगा या 12 से होगा, ठीक है। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं पहले, किससे विभाज्य होगा जी ये पहले जान लेते हैं। देखिएगा अगर हम यहाँ लिखा हुआ कि x प्लस, यानी ये लिखा हुआ है x प्लस 1 की पावर 4, आगे लिखा हुआ है x माइनस 1 की पावर 4, ठीक है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसे थोड़ा ऐसा लिख सकते हैं कि भाई x प्लस 1 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है, और माइनस क्या है x माइनस 1 की पावर 2 की पावर 2, ऐसा लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी होता है और a माइनस
बी होता है। इस फॉर्मूले का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको खोल देंगे, एक बार इसको खोल देंगे, ठीक। अब ये क्या बनेगा, अगर ये इसको ऐसे लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, ये एक बार बनेगा x प्लस 1 की पावर 2 और प्लस क्या बनेगा x माइनस 1 की पावर 2, ठीक है। एक तो ये बन गया a प्लस बी के रूप में। एक क्या बनेगा x प्लस 1 की पावर 2 बनेगा, माइनस में x माइनस 1 की पावर क्या बनेगा 2 बनेगा। ऐसा खुल गया, a प्लस बी हो गया, एक बार a माइनस बी हो गया, इतना हो गया। अब इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे कि भाई a प्लस बी का पावर जो 2 होता है, ऐसे ऐसे ओपन करेंगे। क्या होता है वो, क्या होता है a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, यानी इसको आप ऐसे खोल देंगे। एक फॉर्मूला ये होता है कि अगर a माइनस बी का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है कि भाई a की पावर 2 होता है प्लस b की पावर 2 होता है माइनस का 2ab होता है। यानी इन दोनों फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपने वैल्यू को ओपन करेंगे। अब ये क्योंकि a प्लस बी टाइप में लिखा हुआ है तो क्या हो गया, x की स्क्वायर हो गया प्लस कितना हो गया 1 हो गया प्लस 2x बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा भाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। एक तो हमने खोल दिया क्योंकि प्लस में थे। इसकी बात देखते हैं, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस का 1 बनेगा प्लस का 2x बनेगा, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ जैसे बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा तो बाहर से क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर यहाँ प्लस का 1 बनेगा तो बाहर से माइनस 1 बन जाएगा, फिर यहाँ माइनस का 2ab बनेगा 2x बनेगा तो बाहर से प्लस का 2x बन जाएगा। बाहर के माइनस साइन की वजह से अंदर की चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब इसमें क्या क्या कट सकते हैं, जैसे 2x से आप 2x काट लीजिए, कट गया जी। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे, 1 से 1 को काट देंगे, तो क्या क्या बचेगा जी आपका वैल्यू में क्या बचे, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो 2 तो एक्स स्क्वायर रह गए, 2 तो एक्स स्क्वायर रह गए, प्लस का एक यहाँ से प्लस के 2 ये रह गए, तो ये हो गया। यहाँ से क्या बचा जी 2x प्लस 2x कितना बन गया 4x बन गया, ये वैल्यू बन गई हमारे पास। अगर हम इसमें से भी कॉमन लेना चाहें तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और कितना बन रहा 4x बन रहा। यानी इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 8x ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यानी ये सब क्या है 8 का मल्टीपल है, क्या है 8 का मल्टीपल है। नहीं दी गई संख्या हमेशा किससे होगी 8 से क्या हो जाएगी विभाज्य हो जाएगी। इट मीन्स बी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया, क्योंकि ये 8 का मल्टीपल आ गया है, आंसर तो बन गया है भाई, ये 8 का मल्टीपल आ चुका है, यानी ये वैल्यू जो है वो 8 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी, जो भी कुछ आएगी, ठीक है 8 से विभाजित हो जाएगी। आंसर कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया 8। क्लियर? चलिए साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। दिसंबर 2024 का बैच स्टार्ट हो गया, एक तरह से फ्री बैच है, कोई पैसा नहीं है, यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बैच नहीं खरीदना है, फ्री है बिल सब कुछ, ठीक है। जो पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ फ्री पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, अपनी तैयारी करनी है। दिसंबर 2024 के लिए जो भी मैथ्स पढ़ाया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोग सभी के लिए, कोई नहीं, आपको यहाँ कोई पे नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है अपनी। इट मीन्स मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत बेहतरीन तरह की क्लास आपको हम देंगे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी करानी है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। चलिए 11 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है, ठीक है। इंपोर्टेंट की श्रेणी में आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि उस संख्या ने जो संख्या है, इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या से घटा भी देते हैं, घटाया जाता है। तब इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे। देखिए अगर हम नॉर्मल छोटी सी बात करें कि भाई हमारे पास में कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या हमारे पास में है, मान लेते हैं हम क्या कहते हैं कि एक कोई संख्या हमारे पास, जैसे हम 125 ऐसे कोई संख्या लिख देते हैं। अगर इसको तोड़ के लिखने लगे तो ये इकाई का अंक है, ये दाही का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। यानी 5 जो है इकाई का है, 2 दाही का है और 1 जो है वो कितना है सैकड़े का अंक है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 100, ठीक है, प्लस 2 गुना 10 और प्लस 5 गुना 1,
ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, अगर हम ऐसे ही इसको ए बी सी के रूप में लिख लें, ऐसे ए बी सी के रूप में कि ए बी सी एक संख्या है, तो ए क्या है, ए किसका है, दाही का अंक है, मतलब सैकड़े का अंक है, ठीक है। बी क्या है, बी दाही का अंक है, और सी क्या है, सी इकाई का अंक है। यानी इसे ऐसा लिख सकते हैं भाई 100A प्लस 10B प्लस सी, यानी ए बी सी को हम ऐसा लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े, आ गई हो, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो उसके लिए हमने लेट कर लिया, ये लेट कर लिया, मान लिया ए बी सी, माना 3 अंकों की जो संख्या है, ये जो हमने ऊपर आपको ए बी सी का उदाहरण है वो मानने के लिए, मान लिया 3 अंकों की जो संख्या है, कि जो हमारे पास जो संख्या है उसे हम ए बी सी मान लेते हैं। ए बी सी हमने पहले बता दिया, तो इसको 3 अंकों की संख्या मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है। सैकड़े का अंक यानी ए जो है वो 7 प्लस सी है, ठीक है। यानी यहां से अगर a माइनस सी करें तो वो 7 हो जाएगा। इसे कोई इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके छोड़ दीजिए। ये बात समझ आई? चलिए, अब क्योंकि ये बात हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं ऊपर कि अगर कोई संख्या ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी अगर कोई संख्या है तो ए बी सी को आप क्या लिख देंगे कि भाई 100A प्लस ऑफ 10B प्लस ऑफ सी लिख सकते हैं। इसको कोई नंबर 2 का इक्वेशन नाम दे दीजिए, ठीक है। अब संख्या को उलटने पर नई संख्या क्या बनेगी, संख्या को अगर उलट दें हम, यानी कि पलटने पर, संख्या अगर हमने पलट दिया, संख्या को पलटने पर जो नई संख्या बनेगी, नई संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी CBA, इस प्रकार से, ठीक है। यानी अगर CBA यहाँ ऐसे लिखा जाता तो वो क्या बन जाता, वो अब ऐसे बनेगा 100 का C बनेगा प्लस 10 का B बनेगा और प्लस A बनेगा। ये कोई 3 नंबर की इक्वेशन हो जाती है, ठीक। तो समीकरण जो हमारे पास में ये जो 2 है, ये जो 3 है, 2 में से 3 को घटा दो, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर दे। अब इक्वेशन हमारे पास में जो सेकंड है उसमें से माइनस कर दें इक्वेशन थर्ड को। अब क्या बनेगा, वी गेट, यानी क्या प्राप्त होगा आपको। देखो इधर तो बन गया कि भाई ए बी सी माइनस का सी बी ए, ये तो इधर रह गया से इज इक्वल टू क्या बना, क्या बना, ये हमें आंसर निकालना था। घटाया जाए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा जी। देखो इधर तो कितना था, 100 का ए था, ठीक है, प्लस का कितना था, 10 का बी था और प्लस का सी था। इसमें से माइनस कर दिया गया, क्या माइनस कर दिया गया, 100 का सी माइनस कर दिया प्लस 10B और प्लस ए। जब इसे खोला गया, ओपन किया गया, इसको ओपन किया गया तो क्या बना, देखो 100 का ए प्लस का 10 का बी प्लस का सी माइनस ऑफ कितना, 100 का सी और माइनस का 10 का बी और माइनस का ए, ये बना। यानी ये 10B से तो 10B सीधा सीधा कट गया, ठीक है। देखो 100 का ए है, ठीक है, उसमें से क्या करते हैं, एक ए चला गया तो कितना बचा, 99A बचा, माइनस यहाँ कितना 100C है, यहाँ पर एक प्लस सी है तो 99 क्या बचा, सी बचा। यानी कि अगर 99 कॉमन ले लें तो a माइनस सी बचा, और a माइनस सी क्या है, इक्वेशन 1 के आधार पे a माइनस सी का आंसर 7 है। यानी 99 में आप 7 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 3 9 और 6 93 बन जाए। इसमें भी क्या चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। क्या चाहिए, इसमें भी क्या चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। तो इसमें क्या है, जो इकाई का अंक आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 3। क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसलिए यही आपका क्या आंसर बन गया, और आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में। डी पार्ट इज योर राइट आंसर। इकाई का अंक बन गया 3। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सही प्रकार समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन में इकाई का अंक आप निकालेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इकाई का अंक मिल गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
ये कहता है कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको लेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जिससे क्या ज़्यादा है और क्या कम है। तो हमने मान लिया कि भाई जो बी का धन है, बी के पास जो धन है, अमाउंट है, जो मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। अब जो ए का धन जो हमारे पास होगा वो कितना हो जाता है, ए के पास धन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे 20 ज़्यादा हो जाएगी, 120 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर सी का धन की हम बात करते हैं तो सी का धन कितना हो जाएगा, इससे 20 कम हो जाएगा, नहीं इससे कम हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं, इसका अभिष्ट प्रतिशत की बात करते हैं, तो अभिष्ट प्रतिशत की बात करी जा रही है, अभिष्ट प्रतिशत निकाला जा रहा है किसका, ए और सी की बात है, ए और सी इन दोनों की बात कर रही है, ए और सी की बात, प्रतिशत निकाला जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 120 में से 80 को घटा दीजिए, 120 माइनस 80 बटे किस में, डिवाइड बाई 80 कर दीजिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, इसका प्रतिशत निकल आएगा, ठीक है। देखिएगा 120 में से 80 का आएगा तो 40 हो जाएगा, बटे 80 यहाँ कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ कर देते हैं, तो 40 दूना 80 होता है, 2 से काट देंगे 50 होता है, तो आंसर आ गया जी 50%, यानी 50%, 50% आपका आंसर आ चुका है। और 50% अधिक धन है, मतलब बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो, 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप दैट समझ में आ गया आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रानी जो इस समय y वर्ष की है वह हमीद से x वर्ष बड़ी है। 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी, तो निम्न में से कौन सा सत्य, इक्वेशन दिखा रखी है कुछ, इनमें से कौन सा सत्य होगा, ये हमसे पूछा गया। देखिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं रानी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, उसे हम देख लेते हैं। रानी की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान में जो आयु है रानी की, उसे मान लिया कि भाई वो y वर्ष है, ठीक है, y वर्ष है, ठीक है। एक तरह से आपको मान क्या दिया हुआ है, रानी की समय y वर्ष है, ये तो दे ही रखा है, ठीक है। अब वह हमीद से x वर्ष बड़ी है, इसका मतलब हमीद की वर्तमान आयु क्या होगी, उसका मतलब हमीद की जो वर्तमान आयु होगी, इस समय प्रेजेंट की बात कर रहा है, वर्तमान जो आयु हो जाएगी हमीद की बात कर रहा है, क्योंकि वो इतनी बड़ी है। बड़ी का मतलब क्या हो गया, y माइनस एक्स कर देंगे तो y माइनस एक्स ईयर्स या इतने वर्ष हो जाएगी, ठीक है। 15 ईयर्स पूर्व, यानी 15 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 15 अगर वर्ष पूर्व की बात करता है, 15 वर्ष पूर्व की बात करता है, तो उस समय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या वैल्यू बनेगी वो चीज़ देख रहे हैं। ये कहता है कि 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि y माइनस एक्स में से भी 15 घटाया जाएगा, 15 माइनस किया जाएगा, तो y माइनस 15 जो फिलहाल 15 वर्ष पूर्व की बात होगी, इसका 1/4 हो जाती है। ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा तो कितना बन जाएगा, 4y बन जाएगा, माइनस का 4x बन जाएगा, माइनस 15 जो का 60 बन जाता है, इजकल टू y माइनस 15 वैल्यू बन जाती है। इस प्रकार से हमारा वैल्यू बन जाएगा। अगर हम इस y को और 15 को भी इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, देखो इस तरफ y जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो कितना बन जाएगा, 3y बन जाएगा, माइनस का कितना 4x, तो ऐसे ही रहेगा, माइनस के 60 ये प्लस के 15 इधर हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 45 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर 0 बन जाएगा। यानी कि 3y माइनस का 4x इजिकल टू 45, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। 3y माइनस 4x बराबर 45, ये बन गया आंसर। ये चला गया ए पार्ट के साथ में, 3y माइनस 4x बराबर 45 आपका बन गया राइट आंसर। यहाँ तक बात समझेंगे होंगे, आंसर बन गया। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य की बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, सीपी की बात कर रहा है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसका क्या चाहिए, इसको उसका चाहिए यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। लाभ क्या, प्रॉफिट क्या होता है। देखो, किसी चीज़ का अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट का मतलब हो गया कि भाई सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए।
अगर किसी का हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, कितनी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, किस कॉस्ट प्राइस पर हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकल आता है। ठीक है, अब इसमें क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, अगर इसी के अकॉर्डिंग इसका हम लाभ प्रतिशत निकालें कि भाई लाभ प्रतिशत कितना बन गया हमारे पास में, तो कितना बन गया, कितना 20 में से x घटा दो। ठीक है, ये क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया, अपॉन x कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आंसर बन जाएगा। लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत है 25% का, कितना बन गया 20 माइनस एक्स बटे एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 जो था ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको इधर ले जाइए, ये क्या बन जाएगा हमारे पास कि भाई 25 बटा कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा, इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स बटा एक्स बन जाएगा, 25 चौका 100 होता है, 1 बटा ये जिससे 4 से कट जाएगा, तो 1/4 बराबर हो जाएगा 20 माइनस एक्स बटा एक्स, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 20 चौक 80 माइनस का 4x बराबर कितना x हो गया, इसको उधर ले जाएं तो 80 बराबर 5x हो जाता है। इसका मतलब x को निकालें तो 80 बटा 5 हो जाता, 16 पंजे कितना हो गया, 16 पंजे 80, 16 कट गया, x का आंसर आ गया 16, 16 इज योर राइट आंसर बन जाता है, और 16 चला गया बी पार्ट के साथ में। इस प्रकार से x का आंसर 16 आ गया। क्लियर, समझ गए होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इट मीन्स क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका। ठीक है, अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है, अवमूल्यन हो रहा है, उसके मूल्य में घटाव आ रहा है, घट रहा है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि उसका वर्तमान मूल्य ₹145,800 है तो इसे कितने में खरीदा गया था, कितने में खरीदा गया, कितने में खरीदा गया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए अमाउंट के रूप में दिखा गया है कि 145,800 ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, अगर हम रेट की बात करें तो रेट 10% के हिसाब से दिखा रखी है जो डेप्रिसिएट हो रही है। ठीक है, समय की बात करें, एन की बात करें, एन कितने वर्ष में दिया हुआ है, 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की का समय इसमें हमें दिखा रहा है, समय को एन से रिप्रेजेंट कर लिया हमने, 3 वर्ष का। ऐसे क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगता है वो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ 1 माइनस हो जाता है, 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n हो जाएगा। ये फॉर्मूला डेप्रिसिएशन के केस में लगाया जाता है, जब किसी क्वेश्चन में अवमूल्यन का क्वेश्चन हो तो उसमें डेप्रिसिएशन क्वेश्चन है तो उसमें फॉर्मूला a इज इक्वल टू पी 1 माइनस आर बटे 100 की पावर n हो जाता है। नॉर्मल में 1 प्लस होता है, अगर हम अमाउंट निकालते हैं, डेप्रिसिएशन में 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ प्रिंसिपल क्या, p को मान लिया हमने, जो इसका प्रिंसिपल है लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया कि जो प्रिंसिपल है वो x है, प्रिंसिपल जो है वो x मान लिया हमने। ठीक है, x मान लिया कि भाई कितने में खरीदी गई थी उस चीज़ को, हमने मान लिया मशीन को x रुपये में खरीदा गया। ठीक है, तो अमाउंट कितना है 145, ठीक है 800 इज इक्वल टू, ये बन गया x, ये बन गया 1 माइनस रेट कितना है, रेट हो गया 10 बटा कितना हो गया 100 बन गया, की पावर 3 बन गई, तो 10 दाम कितना 100 बन गया, 1/10 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 बन गया, तो यानी 145,800 इज इक्वल टू एक्स इंटू मल्टीप्लाई में क्या गया 9/10 की पावर कितना बन गया 3 बन गया। ठीक है, अब जब 9/10 की पावर 3 बन गया तो इसका मतलब अगर x निकालने लगे तो क्या बनेगा आंसर, x निकालने तो 10 को 145,800 ये 10 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, ऐसे 10 गुना 10 यानी कि एक बार क्या कर दे, नहीं नीचे जो हमारे पास दिखा रखा है, हाँ कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाता है हमारे पास, हाँ 10 गुना 10 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, वही की बात है कि भाई हमने इसको काट लिया यहाँ से, या इसको ना काट दे तो 90/100 बन जाता है, तो यहाँ से काट दे, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जो वैल्यू बन जाएगी, नीचे वैल्यू बन जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 9 बन जाएगी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अच्छा अगर 9 से इसको काटा जाता, किसको 145,800 को, तो 9 से काटते तो ये कितना करता, 9 से 1 बार 6 बार फिर 2 बार। ठीक है, और 00 यहाँ आ जाता। ठीक है, 9 से फिर भी काट सकते हैं इसको, 9 से काटेंगे तो
9 से एक बार और 9 से 8 बार, डबल जीरो फिर भी आता। फिर 9 से फिर काटेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 9 दूना 18, 200 बन जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 200 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया, 1000, काई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000। ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारे पास में, नहीं ये 200 बनना, ऊपर 200 बनना, 20 नहीं 200 बना हुआ। ठीक है, तो 200 मल्टीप्लाई बाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 के आगे 1 2 3 जीरो, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख बन गया। तो 2 लाख, इन 2 के आगे अगर हमारी 5 जीरो हैं, जो हमारा 5 जीरो लगा हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है। सी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया। ठीक है, 2 लाख रुपए आपका आंसर आ गया। ठीक है, में उस मशीन को क्या है, खरीदा गया होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाता है, राइट आंसर बन गया आपका। क्लियर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन डेप्रिशिएशन का आता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, यही शॉर्ट ट्रिक है कि आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को निकाल देंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, जो ABC समद्विबाहु त्रिभुज दिखा रखे के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी। वैसे एक की लंबाई बताइए क्या होगी। देखिए, अगर इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज की बात करता है तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में वर्टेक्स से डाला गया लंब जो होता है यहाँ पर, ये अगर 90 डिग्री हम कह रहे हैं, ये 90 डिग्री लंब है, तो ये बेस को बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक है, BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। अगर ये पूरा 48 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 24 हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, तो ये 24 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 48 जो टूट गया हमारे पास में 24 हो गया, जो हमारे पास दिखा रखा था आधार की लंबाई। ठीक है, हमें क्या निकालना, अगर हम x फाइंड कर लें, ठीक है, उससे पहले हमें AD को फाइंड करना होगा। अगर हम फॉर्मूला देखें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी BC मल्टीप्लाई बाई AD होगा। यहाँ पर जो क्षेत्रफल दे रखा क्वेश्चन में पहले ही 168 दिखा रखा है। इस प्रकार से 1/2 बेस से मतलब हमारा कितना हो गया, 48 हो गया। AD जो हमें फिलहाल यहाँ से निकालना है, तो 24 दूना 48 हो जाता है। यानी अगर AD का आंसर हम निकालना चाहते हैं तो 168 को डिवाइड बाई 24 कर दीजिए। ठीक है, तो 24 सत्ते क्या हो गया, आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 168। तो AD का आंसर निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, 7 सेंटीमीटर निकल गई। यानी ये जो भुजा है यहाँ पर, ये 7 सेंटीमीटर की निकल के आ गई। देखिए त्रिभुज बन गया इस प्रकार का, त्रिभुज बन गया इस प्रकार से भाई यहाँ 90 डिग्री है, ये 7 सेंटीमीटर हो गई। ये कितनी हो गई, ये 24 सेंटीमीटर हो गई, ये 7 सेंटीमीटर हो गई। हमें ये x फाइंड करना है किसी ट्राइंगल, कौन सा, ADB ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये A पार्ट है ट्राइंगल का, ये हमारा D पार्ट है और ये हमारा B पार्ट है। अब इन ट्राइंगल अगर हम ADB की बात करें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो AB का जो स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, AD का स्क्वायर बन जाएगा प्लस BD का स्क्वायर बन जाएगा। AB से मतलब क्या हुआ, AB तो हमने x निकालना है, x स्क्वायर, AD क्या बन गया, 7 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, BD मतलब 24 का स्क्वायर बन गया। इस प्रकार से तो x स्क्वायर का मतलब कितना आ गया, 49 प्लस कितना बन गया, 576 होता है, 576। यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 625। तो x का मतलब हो गया √625। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 25 होता है। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि जो समान लंबाई थी कि समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों ये जो भुजाएं होती है ये क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो उसकी जो लंबाई हो गई वो आ गई 25 सेंटीमीटर और ये बन गया आपका आंसर। आंसर चला गया D पार्ट के साथ में, D इज योर राइट आंसर। क्लियर साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जिससे और भी बहनों भाइयों को और भी दोस्तों को इस क्लास का बेनिफिट हो सके। ठीक है, क्लास
सीटेट मैथ्स पेपर 2 के माध्यम से आपको दी जा रही है। जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वो सभी के सभी सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल आपका अपना है स्टैंडर्ड क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आपको सीटेट से संबंधित जो है क्लासें दी जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आप अपनी मैथ की तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन जो है वो है कि किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का π/16 है। वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास का अनुपात क्या होगा? देखिए ये हमने बना रखा है। इसमें ये हमारा एक वर्ग है, ये हमारा एक वर्ग है, और ये हमारा एक वृत्त है। सर्किल हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसकी भुजा मान लेते हैं, इसकी भुजा ए है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो उसका रेडियस क्या रहा होगा? आर रहा होगा। तो इसका जो इसको ए मान लेते हैं, ए का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, और ये बन जाता है πr स्क्वायर बन जाएगा। का उसका एरिया जो है। यहाँ तक बात समझ में? ठीक है, वर्ग की भुजा ए मान ली तो हमारे पास में क्या बन गया? ए स्क्वायर बन जाएगा। इसका हम क्या करते हैं? रेडियस आर मान लेते हैं, तो एरिया πr स्क्वायर बन जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, क्या है? वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? वो 16/π किसके क्षेत्रफल के? वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका 16/π है, यानी कि जो एरिया ऑफ सर्किल है वो 16/π मल्टीप्लाई कर दे उसमें, तो वो एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? 16/π मल्टीप्लाई बाई वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr स्क्वायर होता है। फिर यहाँ तक बात समझ में आ गई? पाई से आप पाई काट दीजिए, यानी ए स्क्वायर का मतलब आ गया 16r स्क्वायर। जो ए स्क्वायर हो गया वो किसके इक्वल हो जाएगा? 16r स्क्वायर के बराबर हो जाता है। 16r स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर की वैल्यू 16/1 हो गई। 16/1 हो गई। यानी कि यहाँ से अगर आप देखें तो a बटा आर अगर आप देखें तो वो 4/1 बन गया। दोनों ओर का स्क्वायर रूट ले लिया हमने। ठीक है, a बटा आर 4/1 है। अगर हम r को क्या कर दें? इसको a/2r कर दें तो ये 4 का 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 दूना 4 2 p है। लेकिन ये जो हमने 2r किया है ये क्या है? व्यास बन गया। क्या बन गया? व्यास जो होता है किसी का व्यास नहीं, डायमीटर जो होता है हमारे पास में, व्यास जो होता है, डायमीटर जो होता है वो कितना होता है? 2 गुना त्रिज्या होता है। किसी का अगर व्यास निकालने लगे, डायमीटर हम कह लें सीधा सीधा कि अगर किसी का हम डायमीटर निकालने लगे, व्यास निकालेंगे तो 2r होता है। ठीक है, तो हमें पूछा गया था कि वर्ग की भुजा ए क्या है? वर्ग की भुजा है, और वृत्त का व्यास यानी कि 2r जो है वो किस अनुपात में होगा? वो 2:1 अनुपात में होगा। यानी कि वर्ग की जो भुजा हो गई, ठीक है, रेशो जो वृत्त का व्यास हो जाता है, डायमीटर जो व्यास हो जाता है वृत्त का, ठीक है, वो क्या हो जाता है? वृत्त का व्यास जो होता है, व्यास होगा ये, जो वृत्त का व्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? डायमीटर की बात कर रहा है, वो कितना हो जाएगा? 2:1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2:1 बन जाएगा। आपका आंसर बन जाएगा 2:1, और आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में। बी इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर? ठीक है, आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये आया हुआ था कि यदि एक पंचभुजीय पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या क्रम से ए, बी और सी है, तब a - b + c के बटे 2 के स्क्वायर में से 2 का मान क्या होगा? देखो फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास में एक पंचभुजीय पिरामिड है। ठीक है, उसमें हमारे पास 5 साइड होती हैं, इसमें 6 वर्टिसेस होते हैं, 10 एज होती हैं, और फेस इसके अंदर क्या होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी बहुभुज के फलकों की संख्या की बात करें, किसी बहुभुज के फलकों की संख्या की बात करें, ठीक है, तो फॉर्मूला की अगर बात करें
तो इट मीन्स जो बहुभुज होता है, या हम कह सकते हैं इट मीन्स सभी के लिए अगर बोले तो किसी बहुभुज में अगर फलकों की संख्या निकालनी हो, फलकों की आपको संख्या निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। n+1 हो गया, इट मीन्स फलकों की संख्या निकल के आ जाएगी। चलिए अच्छा, अगर हमें किनारों की संख्या निकालनी हो, किनारों की संख्या निकालनी हो, एज की बात कर रहा है, किनारों की अगर हम संख्या की बात कर रहा है, किनारों की संख्या की बात कर रहा है, तो दुगना ऑफ n होता है। ठीक है, अगर हमें शीर्षों की संख्या निकालनी हो, वर्टिसेस की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें शीर्षों की संख्या निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है, शीर्षों की संख्या के लिए फॉर्मूला भी n+1 होता है। n यहाँ पर भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये फॉर्मूला होता है, इससे आप निकाल लीजिए। अगर हम n को यहाँ 5 रख दें तो फलक कितने हो गए, 5 + 1 6 हो जाते हैं। किनारे कितने हो गए, 2 × 5 10 हो जाते हैं। शीर्षों की संख्या कितनी हो गई, 5 + 1 6 हो गया, तो बन गया वर्टिसेस 6, एजेस 10 और फेस कितना बन गया हमारे पास में 6 बन जाता है। क्लियर हो, ये फॉर्मूला है, इसके आधार पर किसी भी इट मीन्स पिरामिड के बारे में जानकारी ले सकते हैं, किसी बहुभुज के फलकों की संख्या या किनारों की संख्या या शीर्षों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर अगर देखें, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है फलकों को ए बताया गया है, जिसका मतलब यहाँ से हम देखें तो ए का मतलब कितना हुआ, ए का मतलब कितना बन गया, ए का मतलब 6 बन गया। ठीक है, बी का मतलब कितना बन गया, बी का मतलब 10 बन गया, और सी का मतलब कितना है, सी का मतलब भी कितना बन गया 6। तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है a - b + c/2 की पावर 2 में से 2 कम करना है। मतलब a का मतलब यहाँ पर 6 है, -10 + 6 कर दें और बटे 2 कर दें, और इसका भी क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें, -2 कर दें। देखो 6 6 12 + -10 तो 2 बचा, 12 में से 10 गया, इसका मतलब क्या बना, 12 - का 10 बटे कितना 2 की पावर भी 2 कर दें और माइनस का 2 कर दें, तो 12 - 10 में 2/2 1 रह गया, 1 की पावर 2 1 ही होती, 1 - 2 आंसर -1 बन चुका है। यही आपका आंसर बन जाएगा, -1 जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, इस प्रकार से ऐसा कोई क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, यानी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे आप निकाल लेंगे वर्टिसेस, एजेस या फेसेस, तो उससे आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री का हो, तो शेष 2 कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप बताइए। देखिए ये हमने फिगर बना रखा, ये फिगर बना हुआ है कि एक हमारे पास एक कोण 130 डिग्री का ये वाला, अब इसका एंगल बाइसेक्टर और इस ये DC जो एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, दोनों इस एंगल पर टच करते हैं, यानी इस D पॉइंट पर टच करते हैं, तो ये जो एंगल हमारा दिखा जिसको ADC एंगल कह रहे हैं, ADC एंगल कह रहे हैं। ठीक है, तो वो एंगल किस प्रकार से इसको हम क्वेश्चन को लिखेंगे, देखो एंगल जो ADC होगा, एंगल ADC जो होगा वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा 90 डिग्री प्लस ऑफ एंगल ABC/2 होता है थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, ये बना हुआ जो कोण होता है ये 90 प्लस एंगल ABC का आधा होता है। क्लियर हो, चलिए क्या बन जाएगा 90, तो 90 डिग्री हो गया, एंगल ABC कितना 130/2 बन जाएगा, 130 से काट देगा 65 बार काट देगा, यानी एंगल जो ADC हमारे पास बन जाएगा वो 90 प्लस ऑफ 65 बन जाता है, और 5 या 9 6 15 155 डिग्री का आपका आंसर बन के तैयार हो गया। क्लियर, एंगल ADC जो है वो 155 डिग्री आ गया है, 155 डिग्री मतलब D पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर, सभी क्वेश्चन CTET मैथ्स पेपर 2 से पूछे गए क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लिए जो आपके दिसंबर 2024 में आने वाले एग्जाम जो 1 दिसंबर को प्रस्तावित हुआ है होना, ठीक है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चनों की। चलिए
और बेटर इज दैट कि आने वाले एग्जाम में आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन 20 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि एक बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधारों के क्षेत्रफलों के योगफल के 6 गुने के बराबर है। यदि उस बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। समझे, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, एक बेलन है, ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर बात करें ये टोटल, ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की हम बात करें दिस वन, ये उसकी क्या बन गई, हाइट बन जाती है। ये रेडियस हो गई, ये हाइट बन गई, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। आधार हमारे पास, क्योंकि सर्कल है हमारे पास, तो आधार का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आधार का जो क्षेत्रफल, क्योंकि क्या होता है सर्कल है तो πr² हो जाता है, ठीक है। दोनों आधारों की बात करें तो एक πr² यहाँ पर हो गया, एक πr² यहाँ पे हो गया, तो कितने हो जाते हैं, दोनों आधारों की बात करें, आधारों का अगर दोनों आधारों की बात करें तो टोटल दोनों, ठीक है, आधारों का क्षेत्रफल निकालें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2πr² हो जाएगा, योगफल हो जाएगा पूरा, ठीक है। दोनों आधारों का क्षेत्रफल का योग कहें हम, इसका योग करें, टोटल कहें तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जोड़ दें तो ये πr², नीचे πr² कितना बन गया, 2πr² बन जाएगा। क्लियर हो, अच्छा चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। क्वेश्चन कहता है कि 4 गुना किसका, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्या होता है 2πr/h होता है, इज इक्वल टू 6 गुना किसका, आधारों के क्षेत्रफल का योग। क्षेत्रफल का जो योग है, क्षेत्रफल का जो योग है वो कितना है 2πr², ठीक है। कितना बन गया, 2πr² बन गया। ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अच्छा चलेगा, जब इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया तो देखो हमारे पास में क्या है कि ये हमारे पास कितना बन गया, 4 दूना 8 बन गया, यानी 8πr/h तो ये बन गया, इजिकल टू 6 तो नहीं 6 दूना 12, ठीक है। ये पाई, इसको r² को r गुना r लिख लें, क्योंकि अभी क्या करेंगे पाई और r दोनों काट देंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है, मिल गया। यानी 8 जो h है वो 12r के बराबर है, और h यहाँ दिखा रखा है, ये रहा h क्या दिखा रखा है, h क्वेश्चन में दे रखा कि भी 12 सेंटीमीटर का हाइट होगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारा, अगर यहाँ से रेडियस निकाले तो कितना, 8 में 12 की मल्टीप्लाई तो यहाँ वैसे ही हो गई, ठीक है, और डिवाइड बाय 12 यहाँ से आ गए तो कट गया 12 से 12, रेडियस आ गई 8 सेंटीमीटर की। यहाँ तक बात समझ में आ गई, रेडियस आ गई 8 सेंटीमीटर। अगर हम बेलन का आयतन निकालें तो वो क्या होता है πr² होता है, यानी कि किसी भी बेलन का अगर आप आयतन निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला हो गया πr² होता है, समझ गए, ठीक है। पाई हमारे पास में क्वेश्चन, क्योंकि पाई में दिखा रखे हैं सारे, तो पाई को हमें यूज नहीं करना, पाई को पाई छोड़ देना। आर की वैल्यू निकली है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गई। एच कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, यानी पाई के साथ में आप क्या कर दें, 8 64 होता है, और मल्टीप्लाई बाई 12 कर दें। अगर आप 64 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 768 निकल के आ जाएगा, पाई यहाँ पे लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया V4, दैट्स वॉल्यूम इज 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है। कहाँ चला गया आंसर, 768 पाई, इट मीन्स आंसर नंबर डी इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को, साथियों को, बहनों भाइयों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज की क्लास में हमने ये 20 क्वेश्चन लिए थे जो आपको अभी हमने CTET मैथ्स पेपर 2 से कराए हैं, ठीक है। आने वाली क्लास में आपको और नए क्वेश्चनों के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।